वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 1 आकाश दर्शन के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक के मध्य में दिए हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें इनके उत्तर दीजिए कि सबसे पहला प्रश्न है, कई तारे सूर्य से बड़े होने पर भी हमें सूर्य से छोटे दिखाई देते हैं, क्यों? इसका उत्तर है, कोई वस्तु हमसे जितनी दूर स्थित होती है उसका आकार हमें उतना ही छोटा नजर आता है। इसी प्रकार कई तारे सूर्य से बड़े होने पर भी हमें सूर्य से छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि वे तारे सूर्य से अत्यधिक दूरी पर स्थित होते हैं। अगला है प्रश्न दूसरा, एक तारा पृथ्वी से 3.4 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। अतः 3.4 प्रकाश वर्ष का अर्थ है 3.4 गुणित 24 गुणित 60 गुणित 60 गुणित 3 लाख किलोमीटर के बराबर, अर्थात 8.8128 गुणित 10 का घात 10 किलोमीटर है। अगला है प्रश्न तीसरा, उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होने वाले तारे को आप कैसे खोजेंगे? इसका उत्तर है, तारामंडलों में से वृहद सप्तर्षि तारामंडल एक है, जिसमें से 7 सर्वाधिक चमकदार तारे बड़ी करछुल या प्रश्न चिन्ह जैसे आकृति बनाते हैं। इसी करछुल से के शीर्ष पर स्थित 2 तारे संकेतक तारे कहलाते हैं, जिनको मिलाकर आगे बढ़ाने पर वह रेखा ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है। इस प्रकार उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होने वाले तारे को खोज सकते हैं। अगला इनके उत्तर दीजिए कि प्रश्न है, प्रश्न पहला, दी गई जानकारी के आधार पर ग्रहों की पहचान कीजिए। इसका उत्तर है, दी गई जानकारी के आधार पर ग्रहों की पहचान निम्न है। क है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ख है, ग्रह जिस पर जीवन है पृथ्वी। ग, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। घ, लाल ग्रह है मंगल। च, दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला ग्रह है अरुण। छठवां है 3 वलयों वाला ग्रह शनि। 8वां है 8 उपग्रहों वाला ग्रह वरुण। अगला है इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, निम्न के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। क है, वे आकाशीय पिंड जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए, तो इसका उत्तर है ग्रहिकाएं या क्षुद्र ग्रह। ख है, वह आकाशीय पिंड जिसकी चमकदार पूंछ होती है, इसका उत्तर है धूमकेतु या पुच्छल तारा। प्रश्न दूसरा है, उल्का और उल्का पिंड में अंतर स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, उल्का और उल्का पिंड में निम्न अंतर है। पहला, उल्का एक छोटा आकाशीय पिंड होता है। इधर उल्का पिंड उल्का से बड़ा आकाशीय पिंड होता है। दूसरा है, उल्का पूर्णतः जलकर नष्ट हो जाती है। उल्का पिंड पूर्णतः जलकर नष्ट नहीं होता। तीसरा है, उल्का पृथ्वी तक पहुंचने से पूर्व ही जलकर नष्ट हो जाती है। उल्का पिंड पृथ्वी तक पहुंचने से पूर्व जलकर नष्ट नहीं हो पाती है। अगला है अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, तारों की विशेष आकृति के समूह को, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा, तारामंडल कहा जाता है। तारों की विशेष आकृति के समूह को तारामंडल कहा जाता है। दूसरा है, वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा उपग्रह। उपग्रह कहलाता है। वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है उपग्रह कहलाता है। तीसरा है, सबसे ठंडा ग्रह है, तो
यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा वरुण। सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। चौथा है, खाली स्थान में आएगा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित प्रतीत होता है। पांचवा है, यहाँ खाली स्थान में आएगा मृग या ओरायन। मृग या ओरायन तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है। प्रश्न दूसरा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, तो इसका उत्तर है बुध। दूसरा है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं निम्न दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच, तो इसका उत्तर है मंगल और बृहस्पति। तीसरा है, निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है, इसका उत्तर है बुध। चौथा है, इनमें से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, इसका उत्तर है तारामंडल। पांचवा है, तारामंडल नहीं है, तो इसका उत्तर है हेली। अगला है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, सूर्य हमें बड़ा और सबसे चमकदार क्यों दिखाई देता है, इसका उत्तर है सूर्य हमें सबसे बड़ा और चमकदार इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य अन्य तारे के सापेक्ष सबसे निकट का तारा है। प्रश्न दूसरा है, ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत क्यों होता है, इसका उत्तर है ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित है। अगला है प्रश्न तीसरा, उर्सा मेजर तथा ओरायन में विभिन्न तारों की स्थिति का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। अगला है प्रश्न चौथा, शुक्र सूर्य का निकटतम ग्रह नहीं है, फिर भी यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्यों है, इसका उत्तर है शुक्र के चमकीलेपन का कारण उसका घने बादलों से युक्त वायुमंडल है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश से लगभग 3/4 भाग को परावर्तित कर देता है, जिसके कारण शुक्र सूर्य का निकटतम ग्रह नहीं है, फिर भी यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। प्रश्न पांचवा है, ध्रुव तारे को आप किस प्रकार पहचानेंगे, इसका उत्तर है तारामंडलों में वृहद सप्तर्षि तारामंडल एक है, जिनमें से 7 सर्वाधिक चमकदार तारे बड़ी कलछुल या प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति बनाते हैं। कलछुल के शीर्ष पर स्थित 2 तारे संकेतक तारे कहलाते हैं। इनको मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है। इस प्रकार ध्रुव तारे को हम पहचान सकते हैं। अगला है प्रश्न छठवां, सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों के नाम निम्न हैं। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा है बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां अरुण और आठवां है वरुण। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इसको सुनने मात्र से ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 2 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें इनके उत्तर दीजिए में सबसे पहला प्रश्न है, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? इसका उत्तर है कुछ रेशे मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, इसलिए ये रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। प्रश्न दूसरा है, रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित रेशों से बने कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्यों? इसका उत्तर है कृत्रिम या संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाती है। यदि इन कपड़ों में आग लग जाती है तब ये पिघलकर पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं।
इसलिए रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित रेशों से बने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अगला है प्रश्न तीसरा, छोटी छोटी इकाइयां मिलकर बहुलक बनाती है, उदाहरण द्वारा समझाइए। इसका उत्तर है छोटी छोटी इकाइयां मिलकर बहुलक बनाती है। उदाहरण, जिस प्रकार मोतियों की माला में धागे से जुड़े मनकों के कारण उसकी बनावट एक सी दिखाई देती है, ऐसे ही संश्लेषित रेशे भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है, जिसकी प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती हैं, जो बहुलक या पॉलीमर कहलाती है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए में सबसे पहला प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर है। पहला, थर्मोप्लास्टिक कुछ वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती है और विकृत हो जाती है, ऐसा प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। उदाहरण है पॉलीथीन और पीवीसी। इनका उपयोग खिलौने, कंघी, बर्तन आदि बनाने में होता है। अगला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कुछ वस्तुएं ऐसे प्लास्टिक से बने होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें गर्म कर नरम नहीं किया जा सकता। ये प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। अगला है प्रश्न दूसरा, विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं? इसका उत्तर है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, कोई दो उदाहरण द्वारा समझाइए। इसका उत्तर है प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लगते हैं, इसलिए यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन गया है। उदाहरण है पहला, यदि इसे जलाया जाता है तब यह भारी मात्रा में विषैले धुएं को उत्सर्जित कर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। दूसरा है, दैनिक जीवन में प्लास्टिक की अनेक चीजों, थैलियों आदि का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जिससे हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता जाता है, जो घरों से निकलकर सार्वजनिक कूड़ेदानों में या नालियों, सड़कों के किनारे, मैदानों में इकट्ठा हो जाता है, जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। अगला है अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। इसमें सबसे पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें सबसे पहला है संश्लेषित रेशे हैं, तो इसका उत्तर है रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशे। दूसरा है कंघियां बनाने में प्रयुक्त प्लास्टिक है, तो इसका उत्तर है थर्मोप्लास्टिक। तीसरा है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र बने होते हैं, तो इसका उत्तर है मेलामाइन प्लास्टिक से। चौथा है कृत्रिम रेशम है, तो इसका उत्तर है रेयॉन। पांचवा है पीईटी है एक प्रकार का पॉलिस्टर। प्रश्न दूसरा है कॉलम क में दिए पदों को कॉलम ख में दिए गए वाक्यों से मिलाइए। तो हमको कॉलम क और कॉलम ख को मिलाना है। इसका उत्तर है पहला रेयॉन। इसका उत्तर है काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार होता है। दूसरा नायलॉन, पैरासूट तथा रस्सी बनाने के लिए। तीसरा थर्मोप्लास्टिक, गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाते हैं। चौथा है पॉलिएस्टर, कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। पांचवा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। अगला है प्रश्न तीसरा,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, नायलॉन रेशे से निर्मित 3 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हैं। इसका उत्तर है, नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाने वाले इससे निर्मित 3 वस्तुओं के नाम निम्नलिखित हैं: पैराशूट, रस्सी, मोजे, ब्रश, पर्दे आदि। प्रश्न दूसरा है, खाद्य पदार्थों को रखने के लिए पीईटी से बने पात्रों के उपयोग के कारण लिखिए। इसका उत्तर है, प्लास्टिक जल तथा वायु से अभिक्रिया नहीं करते, इनका संचारण आसानी से नहीं होता, इसलिए पीईटी से बने पात्रों का उपयोग खाद्य पदार्थों को रखने के लिए किया जाता है। अगला है प्रश्न तीसरा, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है, समझाइए। इसका उत्तर है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण के फलस्वरूप हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती है। संश्लेषित वस्तुओं रेशों को बनाने में किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग नहीं किया गया है। अतः संश्लेषित रेशों के औद्योगिक निर्माण में पौधों की आवश्यकता नहीं होने से कच्चे माल के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई करने की आवश्यकता नहीं होती। अतः यह कहा जा सकता है कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 3 वायु के प्रश्नोत्तर जानेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक के मध्य में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इनमें सबसे पहले है, इनके उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न है, वायु कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है? इसका उत्तर है, वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा धूल के कणों का मिश्रण है। प्रश्न दूसरा है, ओजोन परत क्या है? इसका महत्व लिखिए। इसका उत्तर है, पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाली गैसों की परत को ओजोन परत कहते हैं, जो कि सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे त्वचा के कैंसर से बचाव होता है। अगला है प्रश्न तीसरा, वायुमंडल में कौन सी गैसें बहुतायत में पाई जाती है? इसका उत्तर है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस बहुतायत में पाई जाती है, जो कि लगभग 78% है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर होने वाली क्रिया समझाइए। इसका उत्तर है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर पोटेशियम परमैंगनेट मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। इसका समीकरण है 2KMnO4, इसको गर्म करने पर K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 प्राप्त होता है। प्रश्न दूसरा है, ऑक्सीजन से भरी परख नली में जलता हुआ कोयला ले जाने पर क्या होता है? इसका उत्तर है, ऑक्सीजन से भरी परख नली में जलता हुआ कोयला ले जाने पर कोयला तेजी से जलने लगता है। प्रश्न तीसरा है, दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के क्या उपयोग हैं? इसका उत्तर है, दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के निम्न उपयोग हैं। पहला, इसका उपयोग पौधे व जीवधारी श्वसन में करते हैं। दूसरा, पर्वतारोही, अंतरिक्ष यात्री
गोताखोर इसे सुविधाजनक सिलेंडरों में भरकर श्वसन में करते हैं। तीसरा, अस्पताल में दमे, दिल के मरीज तथा नवजात शिशु इसका उपयोग श्वसन में करते हैं। चौथा, वेल्डिंग में इसका उपयोग धातुओं को जोड़ने में करते हैं। अगला है, इनके उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न है, वायु को प्रदूषित करने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर है, वायु को प्रदूषित करने वाली प्रमुख गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा अन्य निलंबित कण हैं। अगला है प्रश्न दूसरा, सड़क के नजदीक स्थित नीम के पेड़ की पत्ती व उससे दूर स्थित पेड़ की पत्ती की सतह पर जमे पदार्थ में आप क्या अंतर पाते हैं? इसका पौधे की जैविक प्रक्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है, सड़क के नजदीक स्थित नीम के पेड़ की पत्तियों में धूल के कण बैठ या चिपक जाते हैं, जिससे उसका संरंध्र बंद हो जाता है, जिसके कारण वह ठीक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती, जिससे उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। जबकि दूर स्थित पेड़ की पत्ती साफ सुथरी होती है और वे आसानी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, ग्रीन हाउस के लिए कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? इसका उत्तर है, ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं। अगला है प्रश्न चौथा, अम्ल वर्षा में मुख्यतः कौन कौन से अम्ल होते हैं? ये जनजीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? इसका उत्तर है, अम्ल वर्षा में मुख्यतः नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। ये जनजीवन को निम्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। पहला, अम्ल वर्षा के कारण पेड़ पौधे के पत्ते पहले पीले पड़ जाते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, अम्ल वर्षा मृदा, जल स्रोत तथा जंगल को नुकसान पहुंचाती है। तीसरा, अम्ल वर्षा भवनों व मूर्तियों का करती है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, हमारे चारों ओर स्थित वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु का घनत्व बदलने के कारण दाब भी बदल जाता है। ऊपर जाने पर वायु का घनत्व घटता है, जिससे वायुमंडलीय दाब में कमी हो जाती है। अगला है प्रश्न दूसरा, किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब के बहुत कम हो जाने का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? समझाइए। उत्तर है, किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब के बहुत कम हो जाने से मानव शरीर के अंदर का दाब अधिक हो जाता है, जिससे रक्त वाहिनियों का दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण वे फूल जाती हैं और कभी कभी फट भी जाती हैं। अगला है अभ्यास के प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? इसका उत्तर है नाइट्रोजन। दूसरा है, नाइट्रोजन का उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों में किया जाता है, क्योंकि यह भोजन को ताजा बनाए रखती है। अगला है तीसरा, पारे के स्तंभ का कौन सा मान मानक वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है? तो इसका उत्तर है 76 सेंटीमीटर। अगला है चौथा, ऑक्सीजन गैस जल से, इसका उत्तर है हल्की है। पांचवा है, पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का कारण है, इसका उत्तर है ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, यहाँ पर है खाली स्थान, तो खाली स्थान में आ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस पदार्थों के जलने में सहायक है। दूसरा है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक प्राप्त करने हेतु, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा यूरिया प्रमुख स्रोत है। तीसरा है, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा कम होता है। चौथा है, अम्ल वर्षा
सल्फर और नाइट्रोजन गैसों के कारण होती है। पांचवा है ऑक्सीजन पानी में, यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा घुलनशील, घुलनशील होती है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित कथनों में सही व गलत की पहचान कर गलत कथन को सही करके लिखिए। पहला है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 10% है। यह गलत है। इसका सही उत्तर है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। दूसरा है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। यह गलत है। इसका सही उत्तर है, पोटेशियम को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बनती है। अगला है प्रश्न तीसरा, सल्फर डाइऑक्साइड के वायु में मिलने से वायु प्रदूषित होती है। ये सही है। चौथा है, गुब्बारे में वायु दाब उसमें भरी वायु के भीतरी दीवार से टकराने के कारण उत्पन्न होती है। यह सही है। पांचवा है, नाइट्रोजन गैस की निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण उसे विद्युत बल्बों में भरा जाता है। ये सही है। अगला है, उचित संबंध जोड़िए। इसमें कॉलम अ और कॉलम ब को हमको सही जोड़ी मिलाना है। तो इसमें सबसे पहला है ग्रीन हाउस प्रभाव। इसमें इसका सही जोड़ी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सही जोड़ी है श्वसन। तीसरा है नाइट्रोजन। इसका सही जोड़ी है भोज्य पदार्थों को ताजा रखने। चौथा है अम्ल वर्षा। इसका सही जोड़ी है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, वायु का संगठन बताइए। इसका उत्तर है, वायु में मुख्यतः 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन, 0.04% जलवाष्प, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड तथा धूल के कण उपस्थित होते हैं। प्रश्न दूसरा है, ऑक्सीजन बनाने की विधि का स्वच्छ नामांकित रेखा चित्र खींचकर विधि का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, इसमें प्रयोगशाला विधि में O2 का बनना बताया गया है। तो इसमें आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है। इसमें आवश्यक सामग्री है टब, गैस जार, निकास नली, मोटे कांच की परख नली, बर्नर, स्टैंड, पानी इत्यादि। इसका विधि है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस, पोटेशियम क्लोरेट तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को मजबूत कांच की परख नली में लेकर बर्नर से गर्म करते हैं, जिससे प्राप्त गैस को निकास नली की सहायता से अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्र करते हैं। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसका रासायनिक समीकरण है 2KClO3। इसको गर्म करने पर बनेगा 2KCl+3O2। प्रश्न तीसरा है, वायु प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखकर उसे रोकने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, लिखिए। इसका उत्तर है, वायु प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, कार, बस, ट्रक, तिपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा पेट्रोल या डीजल से चलते हैं, जिसके जलने पर जलने की अधूरी क्रिया के कारण काफी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड इत्यादि निकलते हैं। दूसरा है, स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग आदि औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले प्रदूषित ठोस कण हैं। वायु प्रदूषण रोकने के उपाय हैं। पहला, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना। दूसरा, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना। तीसरा, फैक्ट्री की चिमनी की ऊंचाई बढ़ाना। चौथा, औद्योगिक संस्थानों में निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव लाना।
पांचवा है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग करना। छठवा है वाहनों की वायु प्रदूषण संबंधी जांच नियमित रूप से करना। अगला है प्रश्न चौथा, नाइट्रोजन गैस के प्रमुख उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है नाइट्रोजन गैस के प्रमुख उपयोग निम्न है। पहला, यह पौधों और जीवधारियों की वृद्धि हेतु आवश्यक है। दूसरा, नाइट्रोजन का उपयोग यूरिया जैसे उर्वरक बनाने में किया जाता है। तीसरा, निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण विद्युत लैंपों में नाइट्रोजन भरकर इसका उपयोग किया जाता है। चौथा, नाइट्रोजन का उपयोग भोज्य पदार्थों को तरोताजा बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगला है प्रश्न पांचवा, अम्ल वर्षा क्या है? यह हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है? इसका उत्तर है वायुमंडल में विभिन्न कारणों से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते रहते हैं। वर्षा के समय ये ऑक्साइड घुलकर वर्षा के जल को अधिक अम्लीय बना देते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। यह हमारे लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है। पहला, फसलों एवं पेड़ पौधों को नष्ट कर देते हैं। दूसरा, जल स्रोत को प्रदूषित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 4 रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसी कैसी के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में दिए हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें सबसे पहले है इनके उत्तर दीजिए का पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाता हो तो ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे खाने के सोडा को गर्म करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। 2NaHCO3 गर्म करने पर अभिक्रिया होने पर बनेगा उत्पाद Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। दूसरा प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस प्रकार अभिक्रिया से जुड़े संभावित लक्षण लिखिए। इसका उत्तर है मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि मोमबत्ती एक कार्बन है जो कि वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इसका रासायनिक समीकरण है C+O2। अभिक्रिया होने पर CO2 उत्पाद बनेगा। इस अभिक्रिया में जुड़े संभावित लक्षण गैस का निकलना, ऊष्मा परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन है। अगला है प्रश्न तीसरा, अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर है किसी रासायनिक क्रिया के प्रारंभ में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं तथा अभिकारकों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ उत्पाद या क्रियाफल कहलाते हैं। जैसे CaO प्लस CO2 इसकी क्रिया होने पर बनता है CaCO3। यहाँ पर CaO अभिकारक है और CO2 भी अभिकारक है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 उत्पाद है। अगला है इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को दो उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। सबसे पहला है उत्तर संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पहला, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसका समीकरण है 2Mg+O2। अभिक्रिया होने पर बनता है 2MgO। दूसरा है
हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर एक नया पदार्थ हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। H2 प्लस Cl2 क्रिया होने पर बनता है 2HCl। अतः यह संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा है अपघटन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ उत्पाद बनाते हैं। अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे पहला है उदाहरण, चूने के पत्थर को गर्म करने पर चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। इसे तापीय अपघटन कहते हैं। इसका समीकरण है CaCO3 गर्म करने पर CaO प्लस CO2 बनता है। दूसरा है पानी को जब गर्म करते हैं अर्थात जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। इसका समीकरण है 2HO गर्म करने पर बनेगा 2H2 प्लस O2। अतः यह अपघटन अभिक्रिया है। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित एक तत्व का स्थान कोई दूसरा तत्व लेता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे पहला है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का स्थान जिंक ले लेता है। इसका समीकरण है Zn प्लस 2HCl। अभिक्रिया होने पर बनेगा ZnCl2 प्लस H2। दूसरा है कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक धातु डालने पर जिंक कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेती है। इसका समीकरण है CuSO4 प्लस Zn। इसकी अभिक्रिया होने पर बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। अतः यह विस्थापन अभिक्रिया है। अगला है चौथा अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाला नया पदार्थ अघुलनशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार बने ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जैसे पहला है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इसका समीकरण है Ca ब्रैकेट में OH2 प्लस CO2। अभिक्रिया होने पर बनेगा CaCO3 प्लस H2O। दूसरा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने पर सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसका समीकरण है 2Mg प्लस O2। अभिक्रिया करने पर बनेगा 2MgO। अगला है प्रश्न दूसरा, यदि चूने का पानी बनाकर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो अगले दिन उसमें क्या परिवर्तन होगा और क्यों? इसका उत्तर है यदि चूने का पानी बनाकर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो वह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है जो पानी को दूधिया कर देता है। इसका समीकरण है CaO प्लस H2O। अभिक्रिया होगी तो बनेगा CaOH2। फिर Ca ब्रैकेट में OH2 प्लस CO2। अभिक्रिया होगी तो बनेगा CaCO3 प्लस H2O। अगला है इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और पानी बनाते हैं। इसका समीकरण है NaOH प्लस HCl। अभिक्रिया होने पर बनेगा NaCl प्लस H2O। प्रश्न दूसरा है अवक्षेप क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो रहा हो। इसका उत्तर है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाला नया पदार्थ अघुलनशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है उस ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं।
इसका समीकरण है Ca ब्रैकेट में OH2 प्लस CO2 अभिक्रिया होने पर बनेगा CaCO3 प्लस H2O। अगला है प्रश्न तीसरा, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को समझाइए। इसका उत्तर है किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे S प्लस O2 क्रिया होने पर बनेगा SO2 तथा किसी यौगिक में ऑक्सीजन की कमी होने को अपचयन कहते हैं। जैसे 2HGO अभिक्रिया होने पर बनेगा 2H प्लस 2HG प्लस O2। ऑक्सीकरण और अपचयन को क्रमशः हाइड्रोजन की कमी और हाइड्रोजन के योग से भी परिभाषित किया जा सकता है। अगला है अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है NaOH प्लस HCl अभिक्रिया होने पर बनेगा NaCl प्लस H2O। यह है तो इसका उत्तर है उदासीनीकरण अभिक्रिया। दूसरा, दहन के समय पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है तो यह क्रिया होगी, इसका उत्तर है ऑक्सीकरण। तीसरा, इनमें से कौन सा लक्षण रासायनिक अभिक्रिया का नहीं है? इसका उत्तर है नए पदार्थ का न बनना। चौथा है 2KClO3 अभिक्रिया होने पर बनेगा 2KCl प्लस 3O2। यह है तो इसका उत्तर है अपघटन अभिक्रिया। अगला है प्रश्न दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। तो सबसे पहला है, यह रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तीसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। अगला है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें कौन कौन से अभिकारक और कौन से उत्पाद हैं, लिखे। इसका उत्तर है यह अपघटन अभिक्रिया है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 अभिकारक और कैल्शियम ऑक्साइड CaO तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्पाद हैं। दूसरा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के दो उदाहरण दीजिए जिनमें पहला अवक्षेप बनता है, दूसरा ऊष्मा निकलती है, तीसरा रंग परिवर्तन होता है। उत्तर है पहला है अवक्षेप बनने का उदाहरण है CaOH2 प्लस CO2 अभिक्रिया होने पर बनेगा CaCO3 प्लस H2O। बी है AgNO3 प्लस NaCl अभिक्रिया होने पर बनेगा AgCl NaNO3। दूसरा है ऊष्मा निकलने का उदाहरण है, पहला है CaO प्लस H2O अभिक्रिया होने पर बनेगा CaOH2 प्लस ऊष्मा। दूसरा है 2Mg प्लस O2 अभिक्रिया होने पर बनेगा 2MgO प्लस ऊष्मा। तीसरा है रंग परिवर्तन का उदाहरण है, ए है स्टार्च पर आयोडीन विलयन की क्रिया से स्टार्च का रंग बैंगनी हो जाता है। बी है मेथाइल ऑरेंज एसिड विलयन की क्रिया से गुलाबी रंग और एल्कलाइन की क्रिया से पीला रंग देता है। प्रश्न चौथा है, नीचे कुछ क्रियाएं दी गई हैं, इनमें से रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कर कारण सहित स्पष्ट कीजिए। पहला है बर्फ का पिघलना, यह भौतिक परिवर्तन है। दूसरा शक्कर का पानी में घुलना, भौतिक परिवर्तन है। तीसरा है लकड़ी का जलना, इसका उत्तर है यह रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि लकड़ी ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। चौथा है
कटे हुए आलू, बैगन तथा सेब का काला पड़ जाना। इसका उत्तर है यह रासायनिक अभिक्रिया है। पांचवा है मोम का पिघलना। इसका उत्तर है भौतिक परिवर्तन। छठवां है चांदी के आभूषणों का काला पड़ जाना। इसका उत्तर है रासायनिक अभिक्रिया है। सातवां है दूध का खट्टा हो जाना। इसका उत्तर है यह रासायनिक अभिक्रिया है। आठवां है हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करना। इसका उत्तर है यह रासायनिक अभिक्रिया है। प्रश्न पांचवा है अंतर स्पष्ट करें। पहला ऑक्सीकरण तथा अपचयन। इसका उत्तर है ऑक्सीकरण व अपचयन में अंतर है। पहला ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। ऑक्सीकरण में O2 से संयोग या H2 का वियोजन होता है, अपचयन में H2 से संयोग या O2 का वियोजन होता है। ऑक्सीकरण में विद्युत ऋणात्मक अवयव बढ़ता है, अपचयन में विद्युत ऋणात्मक अवयव घटता है। ऑक्सीकरण में विद्युत धनात्मक अवयव घटता है और अपचयन में विद्युत धनात्मक अवयव बढ़ता है। दूसरा है संयोजन तथा अपघटन में अंतर। इसका उत्तर है पहला है संयोजन दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जुड़कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अपघटन में एक अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में टूटकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। संयोजन में अभिकारक की संख्या दो या अधिक होगी, अपघटन में अभिकारक एक होगा। तीसरा है संयोजन में उत्पाद की संख्या एक होगी, अपघटन में उत्पाद दो या अधिक संख्या में होगा। अगला है प्रश्न छठवां, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण लिखिए। इसका उत्तर है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण निम्न है। पहला है रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। दूसरा, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस उत्पन्न होती है। तीसरा, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ का रंग परिवर्तन भी होता है। अगला है चौथा, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है। पांचवा है कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। छठवां है कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों के अवस्था में परिवर्तन होता है। अगला है प्रश्न सातवां, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखिए जो एक से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित करती हों। इसका उत्तर है मोमबत्ती का जलना। समीकरण है C+O2 अभिक्रिया होने पर बनेगा CO2। मोमबत्ती के जलने पर निम्न लक्षण दिखाई पड़ते हैं: ऊष्मा परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन तथा गैस का निकलना इत्यादि। अगला है प्रश्न, अपने आसपास होने वाली रासायनिक परिवर्तनों की सूची बनाइए तथा इन्हें रासायनिक क्रियाओं के विभिन्न प्रकारों में बांटिए। इसका उत्तर है हमारे आसपास होने वाले रासायनिक परिवर्तन तथा रासायनिक क्रियाओं के प्रकार की सूची निम्न है। पहला है रासायनिक अभिक्रिया दही का जमना। रासायनिक क्रियाओं के नाम है जैव रासायनिक क्रियाएं। दूसरा है कोयले का दहन, यह संयोजन अभिक्रिया है। तीसरा है चांदी के आभूषणों का काला पड़ जाना, यह अवक्षेपण अभिक्रिया है। चौथा है लोहे में जंग लगना, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। पांचवा है चूने के पानी का दूधिया हो जाना, यह अवक्षेपण अभिक्रिया है। अगला है प्रश्न, सीमा ने जब ग्लूकोज मुंह में डाला तब जीभ में उसे ठंडा ठंडा लगा, ऐसा क्यों हुआ होगा? इस क्रिया को क्या कहेंगे? इसका उत्तर है सीमा ने जब ग्लूकोज मुंह में डाला तब जीभ में उसे ठंडा ठंडा इसलिए लगा क्योंकि ग्लूकोज उसके जीभ शरीर से ऊष्मा अवशोषित कर वाष्पित हो गए। इस क्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो
तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।